Hello students, our today's topic is about the types of DNA and nucleosome model. हम DNA के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसोम मॉडल? सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव बेसिकली 3 टाइप ऑफ DNA, A DNA, B DNA एंड द Z DNA. इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या रहता है? एक तो इनके हेलिकल स्ट्रक्चर में कि लाइक वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है. सेकेंडली इनमें जो मेन डिफरेंस रहता है वो रहता है कि एक टर्न में कितने बेस पेयर्स रहेंगे. हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि नियर अबाउट 10 के करीब एक ग्रूव में बेस पेयर्स रहते हैं. तो यही मेन डिफरेंस रहेगा. ए डीएनए में जो बेस पेयर का नंबर है एक टन में वो डिफरेंट होगा, बी डीएनए में डिफरेंट होगा और जेड डीएनए में डिफरेंट होगा. सबसे पहले ए डीएनए इज़ वन ऑफ द मैनी पॉसिबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. मीनिंग आपको बहुत से ऐसे डीएनए मिलेंगे या जो कि ए डीएनए के टाइप के होंगे. इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फॉर्म. ये बहुत ही एक्टिव फॉर्म है. यहाँ पे ये लेफ्ट हैंडेड लिखा हुआ है लेकिन हेलिक्स जो है हमारे पास ए डीएनए का वो मोस्टली कैसा रहता है, राइट हैंडेड ही रहता है. लेकिन इट इज़ शॉर्टर मोर कॉम्पैक्ट हेलिकल स्ट्रक्चर. आपने इसके बारे में क्या याद रखना है कि जो ए डीएनए है वो शॉर्टर है कंपैरेटिवली बी डीएनए के और ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक टन में जो बेस पेयर्स का नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है. सेकेंडली ये आपको कहाँ पे मिलेगा? डिहाइड्रेटेड सैंपल में. ऐसे सैंपल जिनमें वाटर का जो कंटेंट है वो कम है उसमें आपको मिलेगा. जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज़ डीएनए इज़ फेयरली सिमिलर टू द बी डीएनए. ये आपको नियर अबाउट बी डीएनए के तरीके से दिखेगा, बट एक रोटेशन में जो बेस पेयर का नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जिस वजह से इसमें जो कॉम्पैक्शन है वो ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगा. इसमें आपको दो तरीके की ग्रूव दिखेंगी, डीप मेजर ग्रूव एंड द शैलो माइनर ग्रूव. आपने पहले पढ़ा था कि जो मेजर ग्रूव होती है वो डीप ही रहती है ए डीएनए के केस में भी, सॉरी बी डीएनए के केस में भी. तो ए डीएनए में जो मेजर ग्रूव है वो कैसी रहेगी, डीप रहेगी, और माइनर ग्रूव कैसी रहेगी, शैलो रहेगी. तो आपको पहले बता दिया कि ए डीएनए के बनने के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, जब वाटर का कंटेंट क्या हो, कम हो, या फिर सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, ज़्यादा हो. एक टन में ए डीएनए में हमारे पास जो बेस पेयर का नंबर है वो कितना रहेगा, 11 रहेगा. और एक जो टन है वो कितने नैनोमीटर डिफरेंस की होगी, 2.3 नैनोमीटर. हमने बी डीएनए के केस में हम जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ते हैं वो बी डीएनए का होता है. तो बी डीएनए में हमने पढ़ा था कि जो एक टन है वो उसमें नियर अबाउट 3.4 नैनोमीटर का डिफरेंस रहता है. फर्दर है मोस्ट कॉमन टाइप है डीएनए की, कौन सा डीएनए, बी डीएनए. इसमें नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको डीएनए का वो कौन सा मिलेगा, बी डीएनए मिलेगा. इसे हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं. आफ्टर डैट इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ज़्यादा इलांगेटेड होगा कंपैरेटिवली ए डीएनए के, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ए डीएनए में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा कम्पैक्ट होता है कंपैरेटिवली बी डीएनए के. वाइड होगी, इसमें जो मेजर ग्रूव है वो क्या होगी, वाइड होगी, जिस वजह से ये ईजिली उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन को अपने साथ एक्सेप्ट कर सकती है. आपको पहले मैंने बताया था कि जो हमारे पास मेजर ग्रूव होती है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को अपने साथ क्या करती है, अटैच करती है, क्योंकि अगर वो प्रोटीन अटैच नहीं होंगे तो हमारे पास जो डीएनए है उसका न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो नहीं बन पाएगा. तो हमारे पास जो दो हेलिक्स हैं उनके बीच में जो एक स्पाइरल है या एक टन है उसमें जो डिफरेंस है वो कितना रहता है, 3.4 नैनोमीटर. ये हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं. अब ये वही मोस्ट कॉमन टाइप है, आपको बता दिया. आफ्टर दैट हमारे पास आता है जेड डीएनए. जेड डीएनए ये भी मोस्ट पॉसिबल टाइप्स में से एक है, क्योंकि मेजरली आपको ये तीन ही तरीके के डीएनए मिलेंगे, ए डीएनए, बी डीएनए एंड द जेड डीएनए. काफ़ी एक्टिव फॉर्म है ये भी. और फर्दर इसमें क्या है, इसका जो कॉम्पैक्शन है वो कंपैरेटिवली बी डीएनए और ए डीएनए से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. तीनों में डिफरेंस की बात करें तो हेलिकल सेंस की बात करें तो ए फॉर्म कैसी है, राइट हैंडेड है, बी फॉर्म भी राइट हैंडेड है और जेड फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंडेड है. इसका जो डायमीटर है ए फॉर्म का जो डायमीटर है वो 26 आर्मस्ट्रॉन्ग के नियर अबाउट है, बी फॉर्म का डायमीटर 20 आर्मस्ट्रॉन्ग के नियर अबाउट है और जेड फॉर्म का जो डायमीटर है वो नियर अबाउट 18 आर्मस्ट्रॉन्ग के नियर अबाउट है. ए फॉर्म की बात करें तो इसमें एक हेलिकल टन में जो बेस पेयर्स हैं वो 11 हैं, बी फॉर्म में नियर अबाउट 10.5 हैं एंड जेड फॉर्म में कितने हैं, 12 हैं. तो यही तीन मेन डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं. उसके बाद बात करते हैं कि जो डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है क्रोमोसोम में.
डीएनए क्योंकि हमारे पास इतना इलोंगेट है और क्रोमोसोम हमारे पास इतना छोटा स्ट्रक्चर है, तो किस तरीके से जो एक क्रोमोसोम है उसमें जो डीएनए है वो अरेंज है। तो बात करें तो जो हमारे पास जो भी डीएनए होगा वो बहुत सारे प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। कुछ उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज दैट हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसिडिक इन नेचर. Basic means it will be positively charged, and we know that DNA is negatively charged due to the phosphate ion. So negative charged DNA can easily associated with the positively charged histone proteins. DNA is about 3 meter long. As we know, its length is so much high, but how it can be arranged in a nucleus which is only of few micrometers. इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे अरेंज हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर चाहिए उसको फिट करने के लिए। तो हमारे पास कई तरीके की पैकेजिंग होती है पहले डीएनए की, उसके बाद जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में क्या होता है, अरेंज होता है। पहले होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग, जिसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से में फर्दर पैकेजिंग होने से क्या बनता है, सोलेनॉइड फाइबर, एंड देन सोलेनॉइड फाइबर्स में फर्दर कंडेंसेशन होने से स्कैफोल्ड लूप्स बनते हैं जो कि फर्दर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्रोमेटिड्स जो है फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसमें कैसे ये स्ट्रक्चर बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है। न्यूक्लियोसोम में क्या होगा, हमारे पास बीच में कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। उस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो डीएनए है वो खुद को क्या कर लेता है, रैप कर लेता है। और यहाँ पे ये भी क्या है, एक हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे ये जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए है ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक हिस्टोन कोर बना लेते हैं जो कि ऑक्टामर होती है। ऑक्टामर मीनिंग क्या है, इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे। न्यूक्लियोसोम में सबसे पहले हमारे पास कोर पार्टिकल बनेगा, कोर पार्टिकल से क्रोमेटोसोम बनेगा, एंड क्रोमेटोसोम से फर्दर क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। कोर पार्टिकल क्या होता है, नियर अबाउट 146 बेस पेयर हैं जो डीएनए के, वो खुद को 8 हिस्टोन पार्टिकल्स के अराउंड अरेंज कर लेते हैं और वो क्या बनाते हैं, कोर पार्टिकल। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे नियर अबाउट 146 डीएनए के जो बेस पेयर हैं उन्होंने खुद को एक हिस्टोन, जो 8 हिस्टोन पार्टिकल्स हैं उनके अराउंड क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, रैप किया हुआ है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, कोर पार्टिकल बोल देते हैं। अब क्रोमेटोसोम कैसे बनेगा, जब ये कोर पार्टिकल है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हिस्टोन के साथ, हिस्टोन H1 के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसमें नियर अबाउट 166 बेस पेयर होंगे डीएनए के, तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्रोमेटोसोम बोल देंगे। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, H1 हिस्टोन है, और ये जो हमारे पास क्या था, कोर पार्टिकल था। तो इसमें कुछ डीएनए के बेस पेयर और ऐड हो जाएंगे, नियर अबाउट 166 जो डीएनए के बेस पेयर हैं वो अटैच हो जाएंगे H1 हिस्टोन के साथ, और ये दोनों मिलके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटोसोम की फॉर्मेशन कर देंगे। फिर ये जो क्रोमेटोसोम है वो इसके पहले बनने वाली एक यूनिट जैसे ही दूसरी यूनिट के साथ कंबाइन हो जाएगा थ्रू द लिंकर डीएनए। ये हमारा लिंकर डीएनए है जो इसके जैसे ही एक यूनिट के साथ जाके और फर्दर कंबाइन हो जाएगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ने मिलके क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम बना दिया। सबसे पहले हमारे पास क्या था, कोर पार्टिकल था, फर्दर वो H1 हिस्टोन के साथ अटैच हो गया और उसने क्या बना दिया, क्रोमेटोसोम बना दिया, और इसके बाद इसके साथ लिंकर डीएनए है, कंबाइन हो गया, और तीनों ने मिलके क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम बना दिया। एक न्यूक्लियोसोम में नियर अबाउट 200 के करीब डीएनए बेस पेयर्स होंगे। आफ्टर डैट हिस्टोन पार्टिकल्स की वही बात हो रही है, देखो यहाँ पे कितने सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्या हैं, अटैच हैं। यही जो न्यूक्लियोसोम्स हैं फर्दर और ज़्यादा कंडेंस होकर क्या बना देंगे, सोलेनॉइड फाइबर्स की फॉर्मेशन कर देंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये सारे क्या हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये बेसिक नेचर के होते हैं और ये डीएनए के साथ ईजिली बॉन्ड बना लेते हैं, बिकॉज डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन इज़ द पॉजिटिवली चार्ज। आफ्टर डैट हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती हैं अलग अलग तरीके की, उसके बाद ये हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं पैकेजिंग के लिए। जैसे इसमें एसिटाइलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है और फॉस्फोरिलेशन होती है। हमारे पास जो मेजर टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं 5 टाइप के हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हमारी जो कोर है
वो इन 4 यूनिट की मिलके बनी हुई है। ये चारों के चारों हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाते हैं, ओक्टामर कोर की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो H1 है ये साइड में एसोसिएटेड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, H2A, H2B, H3 एंड H4, इनकी 2-2 यूनिट प्रेजेंट होंगी और टोटल 8 यूनिट होंगी। और यहाँ पे कौन सा हिस्टोन प्रोटीन होगा, H1 प्रोटीन होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 टाइप के हैं। आफ्टर डैट हर एक हमें पता है हिस्टोन जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोई भी हो किसी तरीके का भी, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल एंड द सी टर्मिनल। तो हिस्टोन प्रोटीन का जो एन टर्मिनल है वो हाइड्रोफोबिक होगा और जो सी टर्मिनल है वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। आफ्टर डैट बात करें नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिकली ऑफ एसिडिक इन नेचर, और ये भी किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, हमारे डीएनए के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और कुछ जो इनका पार्ट है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या है, अटैच होता है। इंट्रैक्शन बिटवीन द डीएनए एंड हिस्टोन टेक प्लेस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ऑफ डीएनए एंड पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ द हिस्टोन। आपको ऑलरेडी बता दिया कि डीएनए में जो फॉस्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। आफ्टर डैट दूसरी जो बॉन्डिंग होती है वो कहाँ होती है, जो हमारे पास फॉस्फेट आयन के ऑक्सीजन है और हिस्टोन है, तो वहाँ हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम के साथ एक स्पेसिफिक जगह पे अटैच ना होके काफ़ी सारी जगह पे उसके साथ क्या रहता है, अटैच होता है, ताकि एक बहुत ही अच्छी क्या है उसकी पैकेजिंग बन पाए। सो आफ्टर डैट हमने पढ़ा कि कैसे न्यूक्लियोसोम के बाद हमारे पास क्या बनता है, सोलेनोइड बनता है। सोलेनोइड में क्या होता है, हमारे पास ये जो न्यूक्लियोसोम्स थे ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, काफ़ी सारे जो न्यूक्लियोसाइड हैं मिलके और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और एक थिक लेयर बना लेते हैं। अब देखा जाए तो एक जो सोलेनोइड है उसमें नियर अबाउट 5 से 6 न्यूक्लियोसोम होंगे, और पूरी की पूरी जो हेलिक्स का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 30 नैनोमीटर हो जाएगा। तो कैसे काफ़ी सारे जो न्यूक्लियोसोम हैं वो और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सोलेनोइड मॉडल की फॉर्मेशन करते हैं। कंक्लूजन क्या है, डीएनए का क्या क्या फंक्शन है। डीएनए में पता है कि डीएनए इज़ द मेन हेरिडिटरी मटेरियल। बहुत से हमारे जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, करेक्टर्स हैं, उसे एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में पास आउट करने वाला कौन है, डीएनए है। हमारे सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन है, डीएनए है। रिकॉम्बिनेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, या ओवरऑल हम कहें हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी की सारी किसके थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, डीएनए के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड द न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। थैंक यू।